हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? इंसान को चलने फिरने के लिए बनाया है, बैठने के लिए इंसान बना ही नहीं हुआ। लेकिन जो बैड लाइफस्टाइल है उसमें क्या हम बैठ गए हैं। लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, रातों को लेट सोते हैं तो लेट खाते हैं। तो ये डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए? देखिए, जो एक अच्छा डाइटिशियन है वो ये क्या करता है कि कौन सी नेचुरल फूड खानी है। जो अच्छा डाइटिशियन है, शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो मीठा नहीं खाना चाहिए या ये फल नहीं खा सकते। एक जो चम्मच चीनी है वो 5 ग्राम होती है। हमारे जिस्म जब हम शुगर मेजर करते हैं ना, क्या शुगर क्या है, आप कहते हैं जी उसकी 100 शुगर है, 120 शुगर है, 150 शुगर है। वही शुगर है, वो ग्लूकोज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू और आप देख रहे हैं GTV। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, मोटिवेशनल और स्पेशल होने जा रहा है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि अगर कोई शख्स तुम्हें कामयाब कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम खुद हो। ऐसा ही कुछ किया हमारे आज के गेस्ट ने अपनी ज़िंदगी में। कुछ अर्सा कबल इनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि बहुत सी बीमारियों ने इनको घेर लिया। मेडिसिन के थ्रू इन्होंने इलाज तो ज़रूर किया, लेकिन एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल के रख दी। तब से लेके अब तक बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल चुके हैं। हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर होने के साथ साथ माहिर ज़राअत भी हैं, योगा एक्सपर्ट, सुपर फूड एक्सपर्ट, लेकिन लोग ज़्यादातर इनको हेल्थ केयर एक्सपर्ट के तौर पर जानते हैं। मैं ज़्यादा वेट नहीं आपको करवाऊंगी, बताते चलूँ कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप स्पेशल फैसलाबाद से लाहौर आए और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। माय प्लेजर। सर इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी उस आजमाइश का जिसने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी। क्या समझते हैं कि आपकी उस ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी थी जो बहुत सी बीमारियों ने आपको घेर लिया? बीमारियों की जड़ किसको समझते हैं? ये बहुत देर बाद समझ लगी कि मुझे हुआ क्या था। और जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो 70 से 80% लोगों को वही कुछ है। और अब भी जो लोगों को मैं देख रहा हूँ उसी तरफ जा रहे हैं। और बैड लाइफस्टाइल या पुअर लाइफस्टाइल को लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बीमारी समझ बैठे हैं। ये बीमारी नहीं है, एक बुरा रास्ता है जो आपने चुना है अपने खाने पीने का, उठने बैठने का, रहने का। उसके नतीजे में आपको जो अमराज लाहक होते हैं उनका इलाज भी यही है कि वापस चले जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें। कतन अद्वियात उसका हल नहीं है। आप 62 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह आप हैं और मुकम्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू आप फिट हैं, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते? हाँ, 15-20 साल पहले मैं बहुत मेडिसिन यूज़ करता था, अब मैं कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करता। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? लाइक डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, वर्जिश एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए? जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने इंसान को चलने फिरने के लिए बनाया है, बैठने के लिए इंसान बना ही नहीं हुआ। सही है। लेकिन जो बैड लाइफस्टाइल है उसमें क्या हम बैठ गए हैं। ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने फिर मौसम बनाए हैं, गर्म सर्द बनाए हैं, उनको बर्दाश्त करने के लिए हमने मौसम कमरे का बदल लिया, अपनी बॉडी का नहीं। आप उसकी एक एग्जांपल देखें कि जो रेप्टाइल हैं जैसे मेंढक है, छिपकली है, वो अपना टेम्परेचर वही बना लेते हैं जो बाहर का टेम्परेचर है। बाहर अगर 40 है तो उनका बॉडी टेम्परेचर 40 होगा, बाहर अगर 30 है तो 30 होगा, बाहर अगर 10 है तो 10 होगा। वो अपना बॉडी टेम्परेचर वही कर लेते हैं जो बाहर है। लेकिन इंसान कैसे नहीं है। इंसान का एग्जैक्ट आपको पता है कितना टेम्परेचर है, 98 के करीब होता है। और आप कहते हैं मुझे 99 बुखार है, ऐसे ही कहते हो ना। 100 बुखार हो गया, यानी कितना 1 डिग्री सिर्फ ऊपर गया है तो आप लेट जाते हो। और 1 डिग्री नीचे गया है तो आप कहते हो मुझे कमज़ोरी, मुझे फ्लू हो गया। यानी इंसान का टेम्परेचर एक जगह पे रहेगा तब वो सेहतमंद है। अच्छा, अब एक जगह पे इंसान का टेम्परेचर कैसे रहना है? उसकी बॉडी ने मेटाबॉलिज्म करना है ना। बाहर कभी गर्मियाँ आ गई, कभी सर्दियाँ आ गई, कभी बरसात आ गई, कभी कुछ आ गई, तो उसका जिस्म हर वक्त स्ट्रगल करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये नेचुरल वे है, दिस इज़ नेचुरल वे।
जब आप कमरे में एयर कंडीशन या हीटर कमरे का टेम्परेचर रेगुलेट कर लिया, बॉडी को तो अलाउ ही नहीं किया आपने, तो बॉडी फिर बीमारियों का शिकार हो जाती है। सनलाइट भी नहीं देते हम अपनी बॉडी को, जो बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी इससे हम अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला ने आपके लिए सब्जियां बनाई हैं, फ्रूट बनाए हैं, मसाले बनाए हैं, अनाज बनाए हैं, गोश्त बनाया है। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए फूड दी है, आपने वो फूड खानी है। और उसी के साथ मसलन सब्ज़ी पकानी है तो आपने पकानी किसके साथ है? उस घी और उन मसालों के साथ जो कि पौधों या जानवर से मिले हैं, डायरेक्ट, कोई बगैर प्रोसेस के, उसी से बना के आपने खाना बना लेना है। आपने जो साथ चावल या साथ रोटी खानी है वही है कि जो एक अनाज आया है, आपने सिंपल उसको ग्राइंड किया है, उसको गूंदा है या उसको उबाला है या थोड़े मसाले डाले, बनाए और खा लिया। अल्लाह ताला ने यही बनाया है इंसान के लिए। सही। लेकिन जब आप उसको प्रोसेस कर देते हो तो वो प्रोसेस क्या है? वो ऐसे ही है कि आप एक कमरे में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं। अब यहाँ कोई स्टूडियो का बंदा ही अंदर आ जाएगा तो आप उसको अजनबी नहीं महसूस करेंगे। आप घर के अंदर बैठे हुए हो तो अचानक कोई अजनबी आ जाता है आपके घर में, दरवाज़ा तोड़ के आ जाता है। सही। तो आप क्या समझोगे उसे? आप उसे यही समझोगे ना कि ये कोई इन्वेडर है, ये हमलावर है, इसको पकड़ो। ऐसे ही करोगे ना? जी जी। आप सारे काम छोड़ के उसकी तरफ लगोगे, इसको बाहर निकालें। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई अजनबी घुस आए तो आप कहोगे नहीं बैठो टीवी देखते रहो, आप कहोगे कि बैठ के खाना खाते रहो, आप कहोगे कि नहीं बैठ के अखबार पढ़ लो। नहीं, आप सबसे पहले उसको बाहर निकालोगे। अच्छा। जो केमिकल हम खाते हैं, हाँ वो फूड में है, फ़िज़ा से आते हैं, पानी में आते हैं, या हमारे जो आजकल ड्रिंक्स जिन्हें हम कहते हैं बड़े शौक से पीते हैं, वो ड्रिंक है ही सारे केमिकल है, वो टोटल केमिकल है। तो जो केमिकल हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, प्रोसेस फूड हमारे जिस्म के अंदर जाती है, वो इसी तरह है जैसे इंसान के अंदर एक घर के अंदर एक इन्वेडर आ गया। तो जिस्म उसको फूड नहीं समझता। जिस्म फ्रूट को, सब्जियों को, अनाज को, दूध को, इसको फूड समझती है। लेकिन जब एक केमिकल आता है जिस्म उसको फूड नहीं समझती, जिस्म कहती है इसको बाहर निकालो। अब उसको बाहर निकालना है, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, तो जिस्म सारे काम छोड़ के उसके मतलब लग जाती है। और उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है? लिवर ने करना है, किडनीज ने करना है। कुछ को वो कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जिनको कर सकते हैं उसके लिए भी बेशुमार आपकी एनर्जी लगती। वो एनर्जी जो आपकी ग्रोथ में बाकी जगह लगनी थी वो अब उस पर लग रही। अच्छा। फिर उसका ये है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल हम खाते हैं जो बॉडी डिटॉक्सिफाई कर ही नहीं सकता, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं गुर्दों में, फिर वो किडनी डिजीज़ सारी आ रही हैं, ये बीमारियां आ रही सारी। तो ये सारा लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल के साथ अब बीमारी क्या है जो मैं बात करता हूँ वो क्या है? बीमारी है ना, फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू हुआ ना तो वो एक वायरस है, पेट ख़राब हुआ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस हुआ वो एक वायरस है, ठीक है। तो जो जैसे कोरोना का आया या बाकी आया, कैंसर आया, वो एक सेल खराब, वो एक बीमारी है, ठीक है। हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस में भी एक वायरस आया या एक बैक्टीरिया आया कि जिसमें कोई पैथोजन आके आपको बीमार करता है। सही है। अच्छा, जहाँ तक डाइट प्लान की अगर हम बात करें तो आजकल होता इस तरह से है कि ट्रेंड है कि लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और रातों को लेट सोते हैं तो लेट खाते हैं। तो ये डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए? देखिए, जो एक अच्छा डाइटिशियन है वो ये क्या करता है, वो जिसको भी डाइट प्लान चाहिए उसकी डिजीज़ को, उसकी उम्र को, उसकी कद को, उसके वेट को और उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है उसकी बेस के ऊपर फिर वो डिसाइड करता है कि कौन सी नेचुरल फूड खानी है। जो अच्छा डाइटिशियन है, ये तो उन लोगों का आपने कहा ना जो पेशेंट हैं या किसी बीमारी में मुब्तला है, जनरली अगर लेट्स सपोज 25 टू 35 तक एज के जो लोग हैं उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे डाइट प्लान? देखिए, बात वही है कि आपने कितनी कुदरती फूड खानी है आपने, ठीक है। अब होता क्या है कि इस एज में 30 और 35 की जो बात की है ना, ये बड़ी ख़तरनाक एज है। इसके ऊपर मैं बेशुमार प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये क्यों ख़तरनाक है? ये इसलिए ख़तरनाक है कि इस एज में लोग अपने आप को भी यंग समझते हैं। वो कहते हैं हम जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी कहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला तो ये उनका ये माइंडसेट सही है। दूसरी चीज़ कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, उनकी नई जॉब होती है, नया कारोबार होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, शादी भी नई हुई होती है, ये इकट्ठे ही काम होते हैं और उसमें वो इग्नोर कर देते हैं
अपनी हेल्थ को। अगर कोई वो ग्राउंड में जाते भी थे, कोई गेम करते भी थे, जिम जाते भी थे, वो भी छोड़ देते हैं। वो बिजनेस के लिए दिन रात लगे हुए होते हैं। अब इस एज के बाद फिर शादी में दावत है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सैरें करते हैं, नई नई फूड है, बहुत खाते हो, जंक फूड बहुत खाते हो। उसका नतीजा क्या निकलता है कि इन 5 से 10 साल में 30 से 40 की दौरान आपको कोई ना कोई बीमारियां चिमट जाती हैं। और फिर आपकी बॉडी आदी नहीं रहती, ना वॉक की, ना वर्जिश की, ना अच्छे फूड की। एक टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं, फिर वो सफ़र आगे ही जाता है, बीमारियों की तरफ ही जाता है। बिल्कुल। तो यहीं रुकना है आपने। अच्छा, अब ये कि इन बीमारियों को रोकना कैसे है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, बिल्कुल किस तरह रोकना है। बिल्कुल। अब रोकना ऐसे है कि सबसे पहले अपने ज़हन में दौड़ाएं कि कितना अरसा हो गया है आपको तेज़ भूख लगी हो। भूख लगने नहीं देते हम। बिल्कुल। नाश्ता किया, दरमियान में वक्फे से स्नैकिंग की, फिर दोपहर का खाना आ गया, फिर स्नैकिंग चलती है, फिर रात का खाना आ गया, सोने से पहले फिर कोई स्नैकिंग। अच्छा, अब जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है वो स्नैकिंग क्या करेंगे, फ्रूट खा लेंगे, नट्स खा लेंगे। जो अनहेल्दी खाते हैं वो क्या खाएंगे, कभी ड्रिंक पी लिए, कभी कोई केक खा लिया, कभी कोई बेकरी आइटम खा ली, वो अनहेल्दी खा लेंगे, चॉकलेट्स खा ली, मिठाई खा ली। मेरे नज़दीक और दुनिया ने जो लेटेस्ट रिसर्च की है, स्नैकिंग अच्छी हो बुरी हो, दोनों नुकसानदेह है। सही है। वो 3 टाइम खाना और मुसलसल अपने आप को भूख ना लगने देना, थोड़े थोड़े खाते रहना, आपके बॉडी के अंदर जो जिस्म को उसने डिटॉक्सीफाई करना होता है, उसने इंसुलिन सेंसिटिविटी करनी होती है, जो इन्फ्लेमेशन उसको ख़त्म करना होता है, जो कैंसर सेल ख़त्म करना होता है, वो मौका ही नहीं देते। तो जिस्म फिर क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ, क्रॉनिक इंसुलिन स्पाइक के ऊपर चली जाती है। सही है। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, फिर ये सारी बीमारियां जो आजकल हमें नज़र आ रही हैं वो आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लम्हा फ़िक्रिया है कि आजकल के दौर में हर इंसान को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैट लीवर और शुगर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। तो इन बीमारियों में ख़ास तौर पर मैं इनकी वजूहात जानना चाहूँगी और परहेज़ भी कुछ बताएं ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। ये दौर जो है ना, ये इंफॉर्मेशन हाईवे है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास। नॉलेज शायद कम है, ख़बरें ज़्यादा है। आपको दुनिया जहान की खबरें हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, जो वो चाहे वो देख सकता है, जो उसका इंटरेस्ट है देख सकता है। सही है। वो ये देखता ही नहीं कि मेरी सेहत के लिए क्या अच्छी है, मुझे खाना क्या खाना है। पढ़े लिखे लोग, PhD लोग, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 3 दफ़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी एक यूनिवर्सिटी का रह के, प्रोफेसर हो के भी, PhD करके भी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे बताया ही नहीं, ना किसी उस्ताद ने, ना किसी अखबार ने, ना किसी टीवी ने, ना किसी कुलीग ने, किसी सिस्टम ने, ना किसी मौलवी ने बताया ही नहीं। जो बताया वो गलत बताया, मिथ है, गलत मिथ है। असल इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं किसी ने, हमारे सिस्टम में है ही नहीं। अब जब मैं लोगों को बताता हूँ, तो जब किसी के साथ भी डिस्कस करता हूँ, तो मुझे खुशगवार हैरत होती है कि 1000 के अंदर से कोई एक बंदे को फूड का, न्यूट्रिशन का इल्म होता है, बाकी को पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो अब ये कि वो पहले तो आप देखें आपको ज़रूरत क्या है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ये है कि जो नेचुरल है वो खाएं, प्रोसेस फूड नहीं खाएं। सही है। सबसे बड़ी प्रोसेस फूड क्या है, चीनी। अच्छा। ये प्रोसेस है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल गुड़ हो सकता है, शक्कर हो सकती है, चीनी प्रोसेस्ड है। दूसरे नंबर पे जो मैदा है वो प्रोसेस्ड है, जो चक्की का आटा है या नेचुरल है वो नेचुरल है। सही है। उसके बाद जो मसाले आप कलर डाल के आप अपने किचन में देखें, वहाँ आपको कितने कलर नज़र आएंगे। कभी होता था कि सिर्फ मिर्चें भी हाथ से पीसते थे, वो सिल बटा रखा होता था, सारी चीज़ें हाथ से काटनी करनी, सारी पीसनी, मसाले सारे, कोई कलर नहीं होता था। अब आप अपने किचन में खड़े होकर सिर्फ ये देखें कलर कितने हैं, वो सारे केमिकल हैं। प्रोसेस फूड कितनी है आपके किचन के अंदर,
फ्रोज़न फूड कितनी है आपके फ्रिज के अंदर, वो सारी प्रोसेस फूड है। अब एक तो प्रोसेस फूड बहुत खाई, रोटी की बजाय डबल रोटी हर बंदा खा के समझता बड़ी हेल्दी। अब ये जो खाना है ना टिपिकल पाकिस्तानी होगा कि सुबह उठ के एक पराठा खाया या 2 स्लाइस खाए, जो हेल्थ कॉन्शियस उसने ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस ले लिए, एक अंडा खा लिया या नहीं खाया, उसके बाद चाय पी, ऑफिस गए, फिर चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लिया या केक लिया। दोपहर को आपने बिरयानी या आपने वो नान और एक पीस ले लिया या वही रोटी चावल खाए, रात को फिर यही खाया, दरमियान में कोई फंक्शन आ गया, एक आध ड्रिंक पी लिया, एक आध चाय, कोई मेहमान गए आगे। ये सारी जो फूड है, इस फूड को थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सारी फूड के अंदर ये सारी फूड एक मजदूर की फूड है। जो अच्छा सर, ये जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं इनके हवाले से कहा जाता है कि लाइक इनको मीठा नहीं खाना चाहिए या ये फल नहीं खा सकते, तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, मेरा यूजुअली क्वेश्चन ये होता है, बस मैं आपसे पूछूंगा कि आप चाय में चीनी डालते हो? जी डालती हूँ। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि आपने परहेज़ आज से अपना परहेज़ शुरू करना है, तो क्या परहेज़ शुरू करोगे? सबसे पहला परहेज़ क्या शुरू करोगे? चाय में चीनी नहीं डालोगे। किसी बंदे को भी पूछो ना कि आप परहेज़ शुरू किया है, वो कहता है हाँ मैं परहेज़ पे हूँ, तो या तो ये करेगा कि चीनी आधी कर देगा या कहेगा मैं चाय में चीनी नहीं डालता। क्यों नहीं डालते जी? ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं जी? ये शुगर कर सकती है। ओके, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो चम्मच चीनी है वो 5 ग्राम होती है, उसके अंदर 2.5 ग्राम ग्लूकोज है, 2.5 ग्राम फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज वही जो हमारे जिस्म जब शुगर मेजर करते हैं ना, क्या शुगर क्या है, आप कहते हैं जी उसकी 100 शुगर है, 120 शुगर है, 150 शुगर है, वही शुगर है, वो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जिस्म के एक एक हिस्से को चाहिए। अच्छा, जो फ्रुक्टोज है वो आपके जिस्म को चाहिए ही नहीं, वो लिवर में जानी है, उसने फैट में बदल जाना है। सही है। अच्छा, अब एक जो रोटी है वो तकरीबन 22 से 24 चम्मच चीनी देती है, आपको ग्लूकोज देती है। एक चावल की प्लेट भी तकरीबन इतनी 15 से 20 चम्मच ग्लूकोज, खालिस ग्लूकोज आपको देती है। देखो, मुंह को मीठा नहीं लगता, आप समझते हो ये मीठा नहीं है, मैं तो मीठा नहीं खाता, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? हाँ, होता नहीं, 100% ग्लूकोज है। ये जो कपड़े हमने पहने ये भी ग्लूकोज है, ये जो पर्दे हैं, ये सोफ़ा, ये सब ग्लूकोज है, लकड़ी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। इसका बांड ऐसा बना हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो रोटी चावल फ्रूट सब्ज़ी के अंदर, उसमें कुछ है जो नहीं तोड़ सकते, कुछ तोड़ सकते हैं। जो तोड़ सकते हैं वही है ये जो अनाज है, ये जिस्म में जाके 100% ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज कितना आपने लेना है? जितना आप चलते फिरते हो, जितनी आपकी गाड़ी चलती है। अब मैं फैसलाबाद से यहाँ आया हूँ तो मैंने फ्यूल उतना डलवाना है। अगर मैंने यहाँ से लेके सिर्फ मैंने मॉडल टाउन तक जाना हो रोज़, तो मेरा शायद 1 लीटर भी ना लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज जब ज़रूरत से ज़्यादा हम लेते हैं, सही है, तो क्या होता है? आपने शुगर की बात पूछी तो इसको मुझे कंप्लीट करने दें। अब जिस्म में ग्लूकोज चला गया, अब वो जिस्म में नहीं रहना, उसने सेल में जाना है। सेल में किसने लेके जाना है? इंसुलिन ने। जो ही हमारे जिस्म में ग्लूकोज जाता है मीठे की शक्ल में या अनाज की शक्ल में, तो हमारा फ़ौरन जिस्म के अंदर, खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। सही। और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर एक एक बालों से लेके पाँव के नाखून तक एक एक सेल की एक्टिविटी के लिए, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें ग्लूकोज लग रहा है, इस एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज सेल के अंदर चाहिए। तो वो इंसुलिन सेल के दरवाज़ा खोलता है, उसको कहता है खोलो दरवाज़ा, और अंदर ग्लूकोज जाता है। ठीक है। अच्छा, चला गया। अब एक दफ़ा चला गया, इंसुलिन फिर आ गया, खोलो दरवाज़ा, और आगे जाना है, फिर आ गया, बार बार होगा। एक वक्त आएगा सेल कहेगा मुझे नहीं चाहिए, और शुगर खून के अंदर रह जाएगी। अब खून के अंदर जो ज़्यादा है वो जाएगी जिगर में, जिगर उसको बना देगा फैट में, उस फैट को जब बेली पे लगा देगा, फिर पूरे जिस्म में लगा देगा, और वहाँ से फिर अगला स्टेप फिर डायबिटीज़ है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। उसका अगला स्टेप फिर ब्लड प्रेशर है, फिर कोलेस्ट्रोल है, फिर यूरिक एसिड है, गुर्दों की, और ये सारे मसाइल हैं। ख़वातीन का PCOS है। शुरू कहाँ से हुआ कि आपने ग्लूकोज ज़्यादा ली है। अब ग्लूकोज को दोबारा जो फैट है वो किसने बर्न करना है? जब आपने भूखे रहना है। जब आप भूखे रहेंगे, कम से कम 5-6 घंटे भूखे रहेंगे, तो तब इंसुलिन नीचे जाएगी। एक दफ़ा इंसुलिन ऊपर गई, इंसुलिन जो है ना फॉरवर्ड गियर है,
उसने चर्बी बनानी जिस्म में, लेकिन जिस्म की चर्बी उसने ग्लूकोज में नहीं बदलने देनी। ठीक है। अगर अपने जिस्म का वज़न कम करना है, हमने शुगर रिवर्स करनी, ब्लड प्रेशर वापस करना है, ये सारा करना है तो हमें रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। रिवर्स गियर कैसे लगना है? आपने एक दफ़ा खाना खा लिया, उसके बाद कम से कम 6 घंटे का वक्फा दें, सिर्फ पानी पिए, कुछ ना खाएं पिए। क्या होगा? 3-3.5 घंटे में इंसुलिन नीचे चली जाएगी, जिस्म अब बर्निंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद हमने फिर कुछ खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर ड्रिंक पी लिया, फिर बोतल कुछ चीज़ ली, फिर इंसुलिन ऊपर चली जाएगी। फिर उस 2-3 घंटे के लिए फिर लंच का टाइम आ गया, तो होता ये है कि सुबह से लेकर रात तक हम मुसलसल थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, इंसुलिन ऊपर रहती है, हमारा जिस्म बर्निंग मोड में आता ही नहीं है। ठीक है। तो अगर हमने ये सारी साइंस यही है, वज़न कम करना है, शुगर रिवर्स करनी, ब्लड प्रेशर कम करना है, PCOS ठीक करना है, आपने कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, तो आप खाने के दरमियान वक्फा बढ़ा दें, और जो खाना है वो प्रोसेस नहीं खाएं, नेचुरल खाएं, और उसमें कार्ब को कम करना है। अच्छा सर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज सिर्फ मेडिकेशन और सर्जरी के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस पे है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हमें बताएं जिनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल से घर बैठे ही उनका इलाज कर सकते हैं। इन बीमारियों को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, अगर आप मेटाबॉलिज्म ठीक कर लोगे तो ये बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा। और उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बुनियादी जो कल्प्रेट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा। अब वही इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी अभी हमने बात की, तो इंसुलिन को हम इतना ऊपर रखते हैं, मुसलसल ऊपर रखते हैं, और दूसरा स्ट्रेस से भी इंसुलिन बढ़ती है। अच्छा, मुसलसल इंसुलिन ऊपर रखते हैं तो जिस्म हमारा उस मोड में नहीं आता। तो अगर हमने शुगर को वापस करना है, ईजिली रिवर्स हो जाती है। कितने दिन में होती है? 2 या 3 दिन में शुगर रिवर्स हो जाती है सिर्फ। अच्छा। ब्लड प्रेशर ठीक करना है, ब्लड प्रेशर उस शख्स को होता है जिसको दिन में पसीना नहीं आता और सांस नहीं चढ़ता, यानी वो इतना निकम्मा है, निकम्मे बंदे को, सॉरी मुझे लफ्ज़ ये यूज़ नहीं चाहिए, सुस्तल वजूद बंदे को ब्लड प्रेशर होता है। जिस बंदे को या जिस बंदी को ब्लड प्रेशर है उसको पूछ के देखो कभी दिन में ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटी उसने की है जिससे उसको सांस चढ़े, रोज़ाना सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़े, कोई वर्जिश करे, भागे, कोई काम ऐसा करे। जो बैठा रहता है ब्लड प्रेशर उसको है, ब्लड प्रेशर दवाई इलाज ही नहीं। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा शैलो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ करेंगे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। अब कोलेस्ट्रोल को लोग दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को दवाइयों से ठीक करने, यूरिक एसिड को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हरगिज़ नहीं। अच्छा। ये सिर्फ अपनी फूड सिलेक्शन सही कर लें। यूरिक एसिड के लिए भी फूड है कि आप उसमें जो फ्रुक्टोज इंटेक है वो सीवियरली रिड्यूस कर दें, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर हो रहा है लोगों का, वही ना कि अगर आप दवाई जितनी मर्जी खा लें लेकिन सिरी पाई के नाश्ते सुबह हो रहे हैं तो आपको यूरिक एसिड कैसे ठीक हो सकता है? इसकी भी एक एग्जांपल ना, मोटी सी एक एग्जांपल जेहन में रखें। सीरी पाई बेहतरीन फूड है, ये मिथ है। अच्छा। कोलेजन का बेस्ट सोर्स है। जो महंगे तरीन आप कोलेजन लेके अपनी स्किन के लिए ठीक करते हो, वो कुदरती सोर्स क्या है? सीरी पाई। जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए कहाँ से मिलना है? सीरी पाई से। जो को आपको आयरन मिलना है वो कहाँ से मिलना है? सीरी पाई से। सीरी पाई कहाँ से बुरी फूड है? सीरी पाई बहुत अच्छी फूड है, कलेजी बहुत अच्छी फूड है, अंडा बहुत अच्छी फूड है। जो कल्प्रेट है वो प्रोसेस फूड है। कल्प्रेट नहीं, रोटी चावल मैदा कल्प्रेट है, जो मैदे की बनी और चीनी की, ये कल्प्रेट है। मैदे की चीज़ बनी है और जो उसकी बनी है, ऐसे ही मिथ बना लीजिए ब्रायलर बड़ा बुरा है, और वो कुछ 100वें नंबर पे आता है। ये पहले नंबर पे ये चीज़ें हैं। जिस चीज़ के अंदर मैदा बना है, और आपने मैदा वो कितना खाना है? जितनी आपने गाड़ी चलानी। आप अगर मजदूरी करते तो खाएं, दिन में 6-6 रोटियां खाएं, लेकिन सारा दिन आपने चेयर पे बैठना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपकी बॉडी को जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत है उसने वो फैट से या प्रोटीन से ले लेनी है उसने। सही। तो यही लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं ना ठीक करना है ना, तो ये सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। ये सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। ये ख़वातीन का PCOS का मसला है, मैक्सिमम 1 महीने में ठीक हो जाता है। अच्छा सर, अगर आज के माशरे में देखा जाए तो बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, ख़वातीन, हर कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार है। हमारी ज़िंदगियों में जैसे खुशी नहीं है, सुकून नहीं है,
कोई ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल बताएं, गाइड करें लोगों को कि लोग जो है वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, कुछ सुकून का सांस ले सकें, टेंशन से निजात मिल जाए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से मैं पुरस्कून रहता हूँ और खुश रहता हूँ। सही है। वो कौन सी हैं? पहली ये चीज़ कि आने वाला लम्हा जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, वो मेरे पास है ही नहीं है, ही नहीं है। अब मैंने अगले लम्हे यहीं गिर के मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है, गाड़ी में भी बैठना नहीं, ये मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैं प्लान करता रहता हूँ, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं ये वीडियो बनाऊँ इतने व्यू आ जाएंगे, ये मैं डिग्री ले लूँ, ये जॉब मिल जाए। स्ट्रगल तो करें, लाइफ के लिए स्ट्रगल तो करें, वही तो ब्यूटी है। लेकिन आने वाला लम्हा मेरा नहीं है। मेरे पास क्या है? हार्ड वर्क। उसकी भी तौफीक अल्लाह ने देनी है। आप जितनी हार्ड वर्क करते हो अल्लाह ताला उतनी तौफीक ज़्यादा देता है। अब मेरे पास क्या है कि नेक नीति और हार्ड वर्क। अब लोगों के दिल को, जिसको कहते हैं ना कबूलियत और बरकत, वो कबूलियत और बरकत क्या होती है कि अल्लाह ताला आपको इल्म की वुसअत दे देता है, आपको दरवाजे खोल देता है, रास्ते दिखा देता है, और उसमें फिर लोग आपकी बात सुनते हैं, या कारोबार में बरकत आती है, या आपके इल्म में बरकत, वो सारी चीज़ें उधर आती हैं। तो आपने क्या किया? सिर्फ नेक नीति से काम किया। अगर मैं उसमें डंडी मार रहा हूँ तो फिर तो मुझे स्ट्रेस होनी चाहिए। ये स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि उसकी कबूलियत कितनी होती है, ये तो अल्लाह के पास है, मेरे पास है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे दीन ने हमें सिखाया ना, हुस्न ज़न होना चाहिए। हुस्न ज़न क्या है कि आप बात कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है, मैं दूसरे की नीयत पे शक ना करूँ। मैं बहुत से लोग कहें जी आप फलां बंदे ने आपको धोखा दे दिया तो आप बड़े भोले हो, आप लोग आपको बेवकूफ़ बना लेते हैं, या कर लेते हैं, फलां कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ ना, तो शायद 9 बंदे आए होंगे मेरी ज़िंदगी में जिनका मुझे पता है कि जिन्होंने वाज़े तौर पे मुझे बड़ा धोखा दिया। अगर मैं कैलकुलेट करूँ, छोटे छोटे तो नहीं, जो बड़े जो है ना, 9 बंदे होंगे। और जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया वो कई हज़ार होंगे। अच्छा, अब एक नया बंदा मेरी ज़िंदगी में आता है तो मैं पहले ही सोचूंगा 10वां बंदा है, तो मैं उसको 10वां सोचूं या 1001वां सोचूं? सही है भाई, 1000 बंदे ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है तो मैं 1001वां क्यों ना सोचूं उसको? अगर खुदा न खासा वो मेरे साथ नहीं ठीक, चलो फिर 10वां हो जाएगा। फिर तो एक तो लाइफ आपको इधर रखो, अपनी सोच ही बदले ना, पॉजिटिव रखें अपने आप को। पॉजिटिविटी। और तीसरी चीज़ ये कि जो मैं कर सकूं वो मैं कर लूं, जो नहीं कर सकूं उसके लिए मैं हर वक्त कुड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। अपनी फिर मैं कहूँ जी कि मैं अपनी वाइफ को चेंज करना है, मैं अपने बच्चों को चेंज करना है, मैं अपने माशरे को चेंज करना है, मैं फलां को चेंज करना है, मैं इधर को चेंज करना है, पूरे ऑफिस चेंज करना है, सबको चेंज करना है। कितनों को मैं चेंज कर सकता हूँ? एक बंदे को मैं चेंज कर सकता हूँ, खुद को। दैट्स इट। हम लोगों को नहीं बदल सकते। नहीं बाप आप खुद चल। मुझे हज़रत बहलोल की एक बात याद आ रही है। किसी ने उनसे पूछा कि मैं तबलीग पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई नसीहत करें। तो उन्होंने कहा कोशिश करना कि तुम्हें ज़ुबान से कुछ ना कहना पड़े तबलीग के लिए, अपने अमल से लोगों को ऐसा करना कि फॉलो करें लोग आपको। इन चीज़ों से ना बंदा फिर थोड़ा पुरस्कून हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात की सर आपने। जहाँ पर आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं वहाँ पर हम जिक्र करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फूड के हवाले से। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो ये बताएं कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है? देखिए, जो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ है ना, ये उस तरह नहीं है जिस तरह उसे लोग ले रहे हैं। हमारे ज़हन में ऑर्गेनिक आता है ना, तो ऑर्गेनिक का दरअसल मतलब ये होता है कि इस पौधे को कुदरती तरीके से, इस ग़िज़ा को कुदरती तरीके से उगाया गया है। कुदरती तरीके से कैसे? कि इसको ज़मीन के अंदर भी कोई हमने खाद नहीं डाली, कोई दवाई नहीं डाली, जड़ी बूटी मारने के लिए भी किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया, खुरपे से, कई से या हल से ही किया। और दूसरा, इसके ऊपर हमने कोई किसी किस्म का कीड़े मकोड़े मारने के लिए भी कोई दवाइयाँ, जो बीमारियों के लिए भी कोई केमिकल का स्प्रे नहीं किया। मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने किचन गार्डन में पॉसिबल नहीं है कि इतनी ऑर्गेनिक कर सको। किचन गार्डन में भी अगर आप कहो 100% बगैर खाद के, बगैर किसी के फूड उगा लोगे, पॉसिबल नहीं है। वो एक मिथ बना दिया गया लोगों का ना, वो पैसे बटोरने के लिए कि ये ऑर्गेनिक है तो लोग ज़्यादा पैसे दे देंगे, बस दैट्स इट। ऐसा होता कुछ नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। हाँ,
जितना कम यूज़ हो, और कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि जो लेस टॉक्सिक हैं या जो ऑर्गेनिक बेस बने हुए हैं, उनका एक लिमिटेड यूज़ जो है ना वो बेहतर है। अब वो ज़मींदार तो करता नहीं, ज़मींदार को तो मार्केट में वो फसल चाहिए जिससे उसको ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब वो तो नहीं कहेगा, आप उसे कहें जी कि आपने स्प्रे नहीं करना, स्प्रे ना करेगा तो आजकल मार्केट में अमरूद तो नहीं आएगा। इस अमरूद पे हर दूसरे दिन स्प्रे होता है तब ये मार्केट में आता है, वरना तो नहीं आएगा। अपने घर में अमरूद लगा के देख लें, गर्मियों में आपको अगर वो सही मिल गया तो मुझे कहिएगा। तो एक तो ऑर्गेनिक का जो ये कंसेप्ट है लोगों का, वो थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ये मजबूरी है, वक्त के साथ साथ कीड़े रेजिस्टेंस हो जाते हैं, बीमारियां रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ना कुछ आपको बड़ा भी अच्छा करे कुछ ना कुछ स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कल्प्रिट ये है कि डायरेक्ट केमिकल आप खाने शुरू कर दें। आप कहें कि मैं डायरेक्ट केमिकल कैसे खाना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो ड्रिंक है सारे, वो उसमें तो कोई फ्रूट कोई नहीं, कोई सब्ज़ी कोई नहीं, क्या उसमें पानी है और बाकी क्या है, 100% केमिकल्स हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं। तो इससे बेहतर तो ऑर्गेनिक फूड ही है। तो वो है कि जो नेचुरल फूड है, अब लफ्ज़ को वहाँ नेचुरल कर दे, जो कुदरती आई है, सिंपल आई, रा कर ले, रा ठीक है कि रा फूड जो है ना उसको यूज़ करें, वो आपके लिए बेहतर है। जो थोड़े बहुत उसके अंदर रेजिड्यू केमिकल आ रहे हैं वो मजबूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपने किचन गार्डनिंग को प्रमोट किया, अभी तक लोगों में क्या तासुर देखते हैं? देखिए, अल्टीमेटली आपके जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक या सेमी ऑर्गेनिक या नेचुरल जितने भी हो सकती है, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने घर में अपने सामने सब्ज़ी ग्रो कर लें, जितनी भी कर सकें। सही है। अब ये कभी भी मुमकिन नहीं होता कि आप पूरा साल, अगर बहुत एक्सपर्ट भी हैं ना, कि आपके घर में सारी सब्ज़ी जो है ना वो आपके किचन गार्डन में आए, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन कम से कम एक आध चीज़ अगर रोज़ाना मुझे थोड़ा सा पुदीना ही मिल जाए, थोड़ा धनिया ही मिल जाए, एक हरी मिर्ची मिल जाए, लीमू मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिले ना मुझे, कि जिसके ऊपर मुझे पता है मैंने क्या स्प्रे किया, कौन सा पानी लगाया, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल, तो वो सप्लीमेंट तो होगा ना, तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, लोगों को अब ये दे रहे हैं अवेयरनेस। पहले घर बड़े थे तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन थोड़ी थी, घर बड़े थे, कंस्ट्रक्शन थोड़ी होती थी, कच्ची जगह भी होती थी, खुले घर थे, तो लोग पहले घरों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा लेते थे। अब जब से पॉपुलेशन अर्बन प्रेशर ज़्यादा है, लोगों के घर छोटे हो गए, कंस्ट्रक्शन बहुत है, तकरीबन 100% एरिया ही कंस्ट्रक्टेड है। अब उसमें लोगों के पास एक्सक्यूज़ ये है, ज़्यादा लोगों के पास एक्सक्यूज़ ये है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, अब कहाँ लगाएं सब्जियाँ। तो उसके लिए बहुत सारे अब दोस्त मौजूद हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं किचन गार्डन के ऊपर। मैं भी बहुत प्रमोट करता हूँ, उसमें ये कि आप वर्टिकल गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग आप छतों पे लगा सकते हैं, सारी तो नहीं, कुछ ना कुछ लगा, हैंगिंग पार्ट्स पे लगा सकते हैं, दीवार पूरी बना सकते हैं, लिविंग वॉल्स बना सकते, उसके ऊपर लगा सकते हैं। जो आपने लाखों के पौधे जो है ना वो लैंडस्केप पे लगाए हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ वो भी लगा सकते हैं। अब पूरा आर्ट है। तो आप अपने घर में और कुछ नहीं, आपकी खिड़की में जहाँ रोशनी आती है वहाँ आप कोई पुदीने का, टमाटर का, नींबू का छोटे छोटे पौधे आते हैं, सीजनल पालक ग्रो कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी बंदा सर्च करना शुरू कर देना, तो जिस जगह भी रह रहा है, खा वो ऐसा है कि ना उसकी छत है, ना उसका फर्श है, ना मिट्टी, कुछ भी नहीं, ऐसी बिल्डिंग में रह रहा है, तो वहाँ खिड़कियाँ तो होंगी, दीवारें तो होंगी, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ लगा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं लड़कियों के मसाइल के हवाले से, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा तो जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। अच्छा, लड़कियों में ना आजकल PCOS की जो बीमारी है, PCOS अगेन करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियों की बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। PCOS एक ख़तरनाक हद तक बीमारी लड़कियों में बढ़ती जा रही है, लड़कियां मोटापे का शिकार हो रही हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गलती कर रही हैं। तो एक तो ज़रा उनकी वजूहात पर रोशनी डालें और कुछ ऐसा लाइफस्टाइल गाइड करें लड़कियों को कि वो खुद ही इसका इलाज कर लें। 1 महीने में वो ठीक हो जाता है। 3 चीज़ें करनी है उन्होंने। अच्छा। पहला 10 किलो वज़न कम कर लें। अच्छा। दूसरा है कि जो सोने का टाइम है उस पे सोएं। और दिन को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? जो सोने का टाइम है, रात अल्लाह ने बनाई है, उसको सोएं। जो रात जागना है और सुबह सोना है, ये छोड़ दें। और तीसरा है कि फास्ट फूड छोड़ दें।
फास्ट फूड और ड्रिंक छोड़ दें, ये 3 काम सिर्फ करें। जब वज़न कम करना है, ज़ाहिर है उन्होंने नेचुरल फूड खानी है, वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन आप ज़हन में ये रखें कि वॉक एक्सरसाइज से शेप आती है, वज़न ज़्यादा कम नहीं होता। वज़न कम करने के लिए आपको फूड ठीक करना पड़ती है। आप अपनी फूड ठीक कर लें, नेचुरल लो कार्ब, उसको 3 चीज़ें उसको कहते हैं, लो कार्ब, हाई फाइबर और मॉडरेट एनफ प्रोटीन। ये 3 वाली फूड आप कर लें, और उसके लिए वो पूरे बहुत सारी वीडियोज़ है। एक वीडियो में तो हम नहीं ये बता सकते सारा वो क्या है, ये कर लें, वो फूड ले लें, ईजिली जो घर में फूड है उसी से मैनेज करना है, तो वो उनका 1-1.5 महीने में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि जहाँ पर आपने लड़कियों के मसाइल की बात की है कि उनको थोड़ी सी चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी तो जिसकी वजह से उनका इलाज मुमकिन है, अब कुछ जिक्र कर लेते हैं फ़ास्ट फूड का और कोल्ड ड्रिंक्स का। कुछ लोगों का कहना है कि फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि हम किसी हद तक खा सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि अगर किसी हद तक खा सकते हैं तो कितनी हद तक खाएं? कुछ चीज़ें होती हैं रोज़ खाने वाली, कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभार खाने वाली, ठीक है? सही है। अगर वो कभी कभार वाली चीज़ें आप रोज़ शुरू कर दो तो फिर क्या हाल होगा? बिल्कुल। और जो रोज़ खाने वाली चीज़ें हैं वो कभी कभार खाओ तो आपकी बॉडी को क्या फ़ायदा होना है? अब एक बंदा कहे जी कि मैं साल में 2 दफ़ा बादाम खाता हूँ, तो आप समझते हैं उसको कोई फ़ायदा होगा उसका? जो हर रोज़ या हर दूसरे दिन खाएगा उसका फ़ायदा होगा ना? अच्छा, या आप एक बंदा कहे जी महीने में 1 दिन मैंने दूध पीना है, तो क्या उसको कोई फ़ायदा होगा? वो कोई रोज़ या अक्सर दूध पिएगा तो फ़ायदा होगा ना उसका। अच्छा, एक बंदा कहता है जी कि मैं 6 महीने बाद 1 चम्मच देसी घी ले लेता हूँ या ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ, उसको कोई फ़ायदा होगा उसका? सही है। जो चीज़ें खाने वाली है ना, कभी कभार जब उसको हम रोज़ लेके आ जाए वो बेड़ा गर्क है। कौन सी चीज़ें? सबसे पहले फास्ट फूड है। फास्ट फूड एक उन्होंने बनाई इस तरह है कि उसमें हाई शुगरी, हाई कार्ब फूड है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन ना होने के बराबर है। प्रोटीन उसमें है उसके अंदर, लेकिन कार्ब बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, बाकी केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बहुत 2 अहम चीज़ें हैं उसके अंदर, मिनरल्स और विटामिन्स और फाइबर, वो उसके अंदर ना होने के बराबर है। अच्छा, ये फूड है कभी कभार आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कभी आपको हफ्ते 10 दिन के बाद अगर कभी खाना पड़े, कोई अर्ज नहीं, 1 दफ़ा खा लें। यानी ये चीज़ है, अगर आपको फास्ट फूड, अब ये नहीं आप कह कि एक दिन आप बर्गर खा लें, एक दिन आप पिज़्ज़ा खा लें, एक दिन शवारमा खा लें, एक दिन केक खा लें, ये तो खुद को तसल्ली देने वाली बात है ना, वो नहीं। आपने खुद फरेबी 6 दिन आपने जो घर में नॉर्मल अच्छा खाना बनाया वो खाया है, 7वें दिन 1 दफ़ा अगर आपको एक फास्ट फूड खाना पड़ती है, कोई अर्ज नहीं, खा लें, कुछ नहीं कहेगी आपको। 1 दफ़ा खाने से कुछ नहीं होता। जैसे एक सिगरेट का एक पफ लेने से क्या होना है आपको, लेकिन हर रोज़ आप 10-10 सिगरेट पिए तो फिर उसका इफेक्ट आएगा ना। सही। अच्छा सर, आपने एक सुपर फूड इंट्रोड्यूस करवाया, मोरिंगा, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी उसने बदली भी। तो हम जानना चाहेंगे कि मोरिंगा जो है वो कौन कौन खा सकता है और इसके फ़वाइद क्या हैं? देखिए, सुपर फूड कहते किसे हैं? फूड तो वो है जो खाने की चीज़ है, और जो खाते हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत भी रखी है, प्रोटीन भी रखी है, मिनरल्स भी रखे हैं, फैट भी रखी है, विटामिन्स भी ढेर हैं, बीमारी को बचाने वाले कंपाउंड भी हैं। लेकिन कुछ फूड के अंदर ये वाले जो कंपाउंड हैं ये ज़्यादा होते हैं, और जो बीमारियां काज करने वाले जैसे कार्ब्स हैं वो उनके अंदर होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। यानी कि वो सारे के सारे हेल्दी चीज़ें कुछ फूड में अल्लाह ताला ने ज़्यादा रख दी, तो उन्हें सुपर फूड कहते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे फ्रूट सुपर फूड है, मसलन आप आम है, सेब है, अब माल्टा है, ये भी सुपर फूड है क्योंकि अंदर मिनरल्स बहुत हैं, विटामिन्स बहुत हैं, फाइबर बहुत अच्छा है, और इनके अंदर कार्ब्स जो हैं वो एक ख़ास शक्ल में है, प्रोटीन थोड़ी है इनमें। लेकिन कुछ अनाज के अंदर सुपर फूड हैं कि हम आम तौर पे जो अनाज खाते हैं, अनाज से मुराद है कि जब हम रोटी, चावल या दलिया ये चीज़ें खाते हैं, या इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें खाते हैं, जितनी भी हमारी बेकरी और बाकी सब प्रोडक्ट है, सारी फास्ट फूड सारी वो मैदे से बनती है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर साथ चक्की का आटा भी हो ना तो फिर भी उसके अंदर 85 से 90% तक सिर्फ कार्ब होता है, सिर्फ 10-12% प्रोटीन होती है, 1-आध% उसके अंदर फाइबर है, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी। तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें वही वो चीनी है, फीकी चीनी है। लेकिन चावल के अंदर और उनके अंदर अगर मैदा है तो उसके अंदर क्या किया, फाइबर भी आपने निकाल दिया,
और उसके अंदर आपने बाकी क्या रहने दिया, बाकी सिर्फ और सिर्फ वो मैदा ही रह गया। वो मैदा जो है ना वो 100% ग्लूकोज है, जिसम फीका है लेकिन जिसम में जाके फ़ौरन ग्लूकोज में बदल जाएगा। सही। लेकिन जो सुपर फूड है उनके अंदर कार्ब नहीं होती। क्या होता है? एक तो फाइबर होता है, प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बीमारियों से बचाने वाले कंपाउंड बहुत होते हैं। तो जब आप वो खाते हो समझें कि आपने जो फ्रूट, गोश्त, बाकी चीज़ें कई कुछ खा के आपको मिलना था वो एक सुपर फूड से आपको काफ़ी मिल गया। ज़बरदस्त। तो जो आपकी फूड के अंदर कमी रह जाती है वो सुपर फूड उसको काफ़ी हद तक पूरी करता है। तो सुपर फूड आपकी फूड का पार्ट होना चाहिए, मील का पार्ट होना, रूटीन का, और उसमें डिफरेंट है। और पाकिस्तान में सुपर फूड को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इनके ऊपर रिसर्च मैंने की, उनके ऊपर बहुत सारे हंड्रेड्स की तादाद में मैंने थीसिस करवाए, पेपर पब्लिश, सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज किया। अब कंपनियां इतनी हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें एक तो ये पत्ते वाली, जैसे मोरिंगा है, तो मोरिंगा है पत्ते वाली, उसको चाय के तौर पे भी ले सकते हैं, कैप्सूल की शक्ल में भी ले सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, उसके सीड भी, बाकी भी सारे। फिर कुछ फूड है रेगुलर, जैसे कीनवा है, कीनवा है लो कार्ब फूड है, हाई प्रोटीन फूड है, और वो चावल की जगह जैसे चावल खाते हैं वैसे खाते हैं। चिया है, सिर्फ 2 चम्मच आपने रोज़ाना खाना है, वो बहुत ओमेगा 3 का, आयरन का, कैल्शियम को, यानी पूरे गिलास दूध से ज़्यादा सिर्फ 2 चम्मच चिया के अंदर कैल्शियम होता है। सारा दिन सारी उम्र यही सुनते रहे हैं कि दूध क्यों पीते हैं जी, कैल्शियम के लिए। अब इतना बड़ा गिलास पीना, और वो खालस आता ही नहीं, वो सारा केमिकल आ रहा है, और ये इधर यस ये 2 चम्मच लें उसके ज़्यादा मिल जाता है। तो ये सुपर फूड जो है ना, ये सारी सुपर फूड्स, ये इनको आपने अपनी फूड का रूटीन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, अगर कोई बंदा चाह रहा है अपनी बीमारियां रिवर्स करनी, तो लो कार्ब के ऊपर, मॉडरेट अच्छी प्रोटीन के ऊपर, हाई फाइबर फूड पे आए, साथ सुपर फूड्स ले, तो वो बहुत जल्दी इन बीमारियों से बच के वो हेल्दी हो जाता है। चलें, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हमारा रहा हेल्थ के हवाले से, और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स दी। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी ज़राअत के हवाले से, क्योंकि आप माहिर ज़राअत भी हैं। तो मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम ज़रूरी इनकलाब लाना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों पर अमल करना होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको देखता हूँ। वो क्या है, अब जितने मर्जी कंप्यूटर बना लें, IT इंडस्ट्री जितनी मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी ट्रेनें, जहाज, सब कुछ बना लें, जितना मर्जी सीमेंट का, कंक्रीट की बिल्डिंग बना लें, खाना तो सबने खाना है। ऐसे ही है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि लोग खाना ना खाएं। उन बिल्डिंग्स के, उन चीज़ों के अंदर भी हर बंदे ने खाना खाना है। और दुनिया में बहुत सारे खित्ते ऐसे हैं कि जहाँ अल्लाह ताला ने वो सारे मौसम नहीं दिए। जो खुराक उगाने के लिए एक आइडियल चीज़ क्या होती है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो दी है कि मीठा तरीन पानी, दुनिया का ठंडा तरीन, और इतनी बर्फ़ वहाँ अल्लाह ताला वो वहाँ गिराता है कि वो सारा मीठा पानी, जो कि दुनिया का मीठा तरीन पानी है फसलें उगाने के लिए, और वो पानी कहाँ जा रहा है, दुनिया के गर्म तरीन इलाके में जहाँ धूप रहती हर वक्त, और धूप चाहिए होती पौधे उगने के लिए। तो ये 2 कम्बिनेशन अल्लाह ताला ने इस खित्ते में दिए हैं, तो खुराक तो इधर पैदा होनी है। बहुत सारे मुल्क है वहाँ, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ ज़मीन ही उनके पास प्रॉपर नहीं है, हिली एरिया, स्टोनी एरिया, या उनके मार्शेज एरिया, या एक जैसा मौसम में सारी फसलें नहीं उग सकती। तो हमारा खित्ता वो जहाँ सारी उग जाती हैं। अच्छा, अब सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए ना उगाएं, आपकी मार्केट पूरी दुनिया है, इसके ऊपर ना रहें कि बस इन्होंने कणक खुआनी है, इन्होंने ये 30 करोड़ की आबादी को हमने गंदम खिला ली है तो हम बस कामयाब है, वो भी पूरी नहीं होती। दुनिया क्या, जैसे ये किनवा चाहिए है, ये कभी अब इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया कैसे, अब दुनिया में इसकी डिमांड है, दुनिया में जिन जिन फसलों की डिमांड है अब वो पैदा करें। और अगली चीज़, धूप में ज़मींदार काम कर लेता है, ज़मींदार उससे छाँव में काम नहीं होता, यानी कि वो सख्त काम कर लेता है, जो छाँव में बैठ के उसने वैल्यू एडिशन करनी है वो उससे नहीं होती। दुनिया में आम तो एक सीज़न है ना, 2 माह का सीज़न है, उसमें भी शेल्फ लाइफ है कि फ़ौरन इसको भाई 3-4 दिन के अंदर अंदर यूरोप में पहुँचे फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ड्राई करके उसका लेदर बना लें, उसकी चिप्स बना लें, तो वो सारा साल चलेगी। तो उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो सारा साल चलती है, पूरी दुनिया में चलती है। तो फूड की जो इंडस्ट्री है ना, वो तब ग्रो करेगी। अब यहाँ आ जाएगा कि आप तो अभी बात कर रहे थे प्रोसेसिंग नहीं होनी,
कुछ चीज़ें नेचुरल प्रोसेस भी तो होती है ना। मसलन आटे को, गंदम को आटा बना रही है, ये प्रोसेसिंग नहीं है। फ्रूट को आपने नेचुरल तरीके से ड्राई कर लिया, ड्राई फ्रूट बना लिया, ये प्रोसेसिंग नहीं है। ये सिर्फ एक मेथड है उसको करने का, केमिकल नहीं है इसके अंदर। तो आप वो चीज़ें जो दुनिया की ज़रूरत है उसको फोकस करके, तो आप महंगी चीज़ें दुनिया को बेचें, वहाँ सस्ता आटा उटा ख़रीद लें अपने लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सी बीमारियों के इलाज भी बताए और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए इस पर तफसीलन हमने गुफ्तगू की। जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दे जाएं, अपनी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा है और जो लोग अपनी लाइफ में मायूस हो चुके हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए पता क्या है, एक लफ्ज़ है जो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, वो ये है कि यू आर नेवर टू लेट। आप कोई काम कभी भी कर सकते हैं। ये आज से 3 माह पहले की बात है। मैं बड़ा आपको दुबला पतला स्किनी सा नज़र आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं, जैसे अपने आप को मैं एक्टिव हूँ, पहाड़ चढ़ने में बाकी में कोई मसला नहीं मुझे ना। मुझे किसी ने कहा जी कि एक जगह पढ़ा कि अगर आप 10 पुशअप नहीं लगा सकते ना, तो या तो आपका वज़न ज़्यादा है या आपके बाजू कमज़ोर है या फिट नहीं है। योगा बाकी एक्सरसाइज ही तो ये करता था, मुझसे 10 नहीं 9 लगे। अच्छा, 62 की एज में बता सिर्फ ये रहा हूँ ना कि यू आर नेवर टू लेट। मैंने कहा ये कितने लगने चाहिए? 2 माह में लगा रहा, उसके बाद मैं 100 तक पहुँच गया। 100 पुशअप लगा लेता हूँ मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप कोई भी टारगेट बना के कभी भी किसी जगह पे कर सकें। कोई आपको एक चीज़ नज़र आ जाए, थोड़ा सा डिस्कस कर ले किसी के साथ, फ़ौरन दवाइयों के ऊपर ना लग जाए। अपनी बॉडी को अलाउ करें कि वो जो नेचुरल सिस्टम है उससे उसको हील करे। तो जिस्म के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ सिर्फ मेडिसिन ने जिस्म को आने दें, और उसकी कोई उम्र नहीं होती। और जितना हम कुदरत के करीब होंगे बीमारियां हमसे उतनी ही दूर हो जाएंगी। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती वक्त का, और वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम देखकर आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिली होगी, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद रही होगी। अगर तो आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो किसी के काम आ जाए। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी नए गेस्ट के साथ मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।